आज के लेक्चर में हम एंटी मैटर को डिस्कस करेंगे। एंटी मैटर को आप कह सकते हैं कि इट इज़ द मिरर इमेजेस ऑफ मैटर। ये मैटर का मिरर इमेजेस है। अब इस लेक्चर में हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो चलो फिर इसको हम सरसरी डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि एंटी मैटर क्या है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कुछ एंटी पार्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटी मैटर जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वेयर इज एंटी मैटर। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एंटी मैटर जो है उसको हम लेबॉर्ट्री में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें हम एंटी मैटर को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर में एंटी मैटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंटी मैटर को डिस्कस करते हैं कि एंटी मैटर क्या है। एंटी मैटर को डिफाइन करने के लिए इसको हम मैटर से कंपेयर करेंगे। तो मैटर क्या है? मैटर आप कह सकते हैं कि मटेरियल कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मैटर की बनी हुई है, वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ और अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, दीवारें, ये सब कुछ आप और मैं, ये सारे मैटर से बने हुए हैं। और मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। अब पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इनसे एटम्स बनते हैं और एटम से मालिक्यूल्स और मालिक्यूल से फिर मैटर और मैटर से फिर अर्थ और ये प्लांट्स और स्टार्स बनते हैं, हमारी यूनिवर्स बनती है। अब एंटी मैटर क्या है? एंटी मीन्स अपोजिट, तो इसका मतलब ये है कि एंटी मैटर ये मैटर का अपोजिट है। या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मटेरियल कंपोज ऑफ एंटी पार्टिकल्स। अब ये एंटी पार्टिकल्स क्या है? यानी एंटी पार्टिकल्स वो पार्टिकल है जिसका सेम मास होता है जो मटेरियल पार्टिकल का होता है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज जो है वो मटेरियल पार्टिकल के अपोजिट होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एंटी पार्टिकल्स के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन है, ठीक है, जिसका मास और साइज तो इलेक्ट्रॉन की इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन है। इसका भी साइज और मास प्रोटॉन की इक्वल है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्रोटॉन के अपोजिट है। तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इससे इसको हम नेगेटिव प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इस तरह न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन है। अब नेचर में सिमेट्री है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका एंटी पार्टिकल एंटी इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रॉन भी होगा। और इस तरह अगर क्वार्क्स है तो इनके एंटी तो एंटी क्वार्क्स भी होंगे। यानी दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से प्रोटॉन बनता है, तो दो एंटी अप क्वार्क्स और एक एंटी डाउन क्वार्क से एंटी प्रोटॉन बनेगा। अब पहले ये समझा जाता था कि ये यूनिवर्स दो चीज़ों से बनी है, एक मैटर और दूसरी रेडिएशंस। मैटर जो है उसका मास होता है, फॉर एग्जांपल ये ट्री, वॉल, अर्थ, स्टार्स, गैलेक्सीज, यानी हमारी जो यूनिवर्स है ये मैटर की बनी हुई है। या हमारे हर इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर की बनी हुई है। तो रेडिएशन जो है उनका मास तो नहीं होता, लेकिन उसमें एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल सन से जो लाइट आती है, ठीक है, उसमें एनर्जी होती है। इसको हम रेडिएशंस कहते हैं, कह सकते हैं। अब बाद में 1928 में पॉल ड्राग, एक अंग्रेज साइंटिस्ट था, उसने ये कहा कि यूनिवर्स में एक और चीज़ भी है जिसको हम एंटी मैटर कहते हैं। अब 20वीं सदी के शुरू में आइंस्टाइन जो है वो मैटर और रेडिएशंस को एक करने की कोशिश कर रहे थे। और उसने मैटर और रेडिएशंस को एक किया भी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, के मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1928 में पॉल डिराक ने ये कहा कि यूनिवर्स में एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है इट इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ मैटर। ये एनर्जी और मैटर जो है वो सेम है, रेडिएशन और मैटर सेम है। लेकिन अब ये पॉल ने कैसे एंटी मैटर को प्रिडिक्ट किया? उसने 1928 को में एंटी पार्टिकल्स को सपोज किया कि एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी एग्जिस्ट करता होगा। और उसने ये कैसे प्रिडिक्ट किया? उसने आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसको इस तरह लिखा, प्लस माइनस
mc² की एनर्जी जी की जो प्लस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। यानी इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो सकते हैं। यानी यहाँ पे जो एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी तो वो मैटर और एंटी मैटर इन दोनों में कन्वर्ट होगी। तो उसने इसको एक सिंपल तरीके से समझाया कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, x इज इक्वल टू +2 और x इज इक्वल टू -2। यानी x की ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर x, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी भी जब वो मास में कन्वर्ट होगी तो दो किस्म के मासेस बनेंगे, एक मैटर और दूसरा एंटी मैटर का। यानी x इज इक्वल टू +2 को इसने अगर मैटर कहा तो इसको मतलब x इज इक्वल टू -2 की चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए इस इक्वेशन में, और वो क्या है, एंटी मैटर है। जिस तरह प्लस और -2 एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, तो इस तरह मैटर और एंटी मैटर भी एक दूसरे को ख़त्म करते हैं, एनिहिलेट करते हैं और उससे एनर्जी बनती है। तो पॉल ने ये प्रेडिक्ट किया कि एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी तो इसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा। ठीक है। बाद में 1932 में कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया कि वाकई इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि पॉल डिराक की ये जो प्रेडिक्शन थी ये बिल्कुल सही है कि एंटी पार्टिकल यानी एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इसलिए 1933 में पॉल डिराक को नोबेल प्राइज मिला और कार्ल एंडरसन ने जो पॉजिट्रॉन डिस्कवर किया 1936 में, उसको भी इस पे नोबेल प्राइज मिला था। यानी पॉल डिराक ने ये कहा कि ये जो मास एनर्जी यानी एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, जिससे मैटर और एंटी मैटर दोनों पैदा होते हैं। यानी एनर्जी से जितना मैटर पैदा होता है तो उतने अमाउंट का एंटी मैटर भी पैदा होता है। जिस तरह पेयर प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो एनर्जी से यहाँ पे जितना ये इलेक्ट्रॉन पैदा यानी मैटर पैदा हुआ है, उतना ही पॉजिट्रॉन यानी एंटी मैटर जो है वो पैदा हुआ है। इस तरह अगर ये फोटॉन प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के पेयर में कन्वर्ट होगा तो उसमें भी जितना मैटर और उतना ही एंटी मैटर जो है वो पैदा होता है। तो पॉल डिराक ने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन जो है वो हो सकता है, जिसको एंडरसन ने डिस्कवर भी किया, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन भी हो सकता है, और इस तरह एटम का एंटी एटम, मैटर का एंटी मैटर, स्टार्स का एंटी स्टार्स और गैलेक्सीज का एंटी गैलेक्सीज और यूनिवर्स का एंटी यूनिवर्स जो एंटी मैटर से बना होगा, ये भी हो सकता है। अब ये मैटर और एंटी मैटर जब मिलते हैं तो ये निलेट करते हैं, एक दूसरे को फना कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और ये इससे एनर्जी पैदा होती है, यानी गामा रेडिएशन जो है वो पैदा होती है। अब ये मैटर और मैटर, ये एंटी मैटर जो है वो दूर कायनात में एक है या नहीं, उसको हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब मैटर और एंटी मैटर मिलता है तो उससे गामा रेडिएशंस जो है वो पैदा होती है। अब हमारे पास जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो इन गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकती है, जिससे हम एंटी मैटर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि दूर कायनात में एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब इस हबल स्पेस टेलीस्कोप से हमें ये पता चला कि स्पेस में कोई एंटी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटी मैटर नहीं है। यानी हमारे यूनिवर्स जो है वो ज़्यादातर मैटर से बना हुआ है, यानी अर्थ, मून और प्लैनेट जो है वो मैटर से बने हुए हैं। अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट एंटी मैटर का बना होता तो वो कभी ना कभी तो मैटर से मिलता और इसके नतीजे में बहुत सारी रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस पैदा होती, और हबल स्पेस टेलीस्कोप इसको डिटेक्ट करता। ठीक है। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसे किसी रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब है हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे गैलेक्सीज में कोई ऐसा एंटी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब एंटी मैटर जो है वो यूनिवर्स में क्यों नहीं है? ठीक है, इसको हम बिग बैंग थ्योरी से समझ सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी में जितना मैटर पैदा हुआ उतना ही एंटी मैटर पैदा हुआ, और एंटी मैटर ने मैटर को इनहेलेट किया। ठीक है, जिससे बहुत सारी रेडिएशन जो है वो पैदा हुई। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ मैटर जो है वो बाकी बच गया, जिससे हमारी कायनात वजूद में आई। अब ये मैटर जो है, कुछ मैटर क्यों बचा, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
या तो मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था इसलिए मैटर बच गया था, या आप कह सकते हैं कि ये कुछ मैटर ने एंटी मैटर के साथ इनहेलेट नहीं किया और वो एक दूसरे से अलग हुए, जिससे मैटर का एक यूनिवर्स बना और दूसरा जो है वो एंटी मैटर का एक इनविजिबल जो है वो यूनिवर्स बना। ठीक है, ठीक है, जिसको हम एंटी यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बिग बैंग है, ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 बिलियन ईयर्स जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ। उस धमाके के सबसे पहले उसमें फोर्सेस जो है वो अलग हुए, फिर उसकी इस धमाके की पहले सेकंड के तो छोटे से हिस्से में छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स बने। इन क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स ने एक दूसरे को इनहेलेट किया। ठीक है, जो कुछ क्वार्क्स जो है वो बच गए थे, उसने मिलके फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। जब थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो इससे फिर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फिर न्यूक्लियस बने। ठीक है, इस न्यूक्लियस से क्योंकि चूंकि पहले टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन जब टेम्परेचर कम हुआ तो इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और इस तरह आपके पास एटम्स बन गए थे। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स बन गए थे और फिर हाइड्रोजन एटम्स के बहुत सारे क्लाउड्स बने। इन क्लाउड्स से इन हाइड्रोजन एटम्स को ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया एक मरकज की तरफ, एक न्यूक्लियस की तरफ, जिससे आपके पास जो है वो बहुत सारे एंटी स्टार्स बने। और इन एंटी स्टार इन बिलियन ऑफ एंटी सॉरी इन बिलियन बहुत सारे स्टार्स बने और इन बिलियन ऑफ स्टार से फिर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज बने। ठीक है, और तकरीबन इस धमाके के 10 बिलियन ईयर्स बाद जो है हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारी ज़मीन और चांद जो है वो बने। ठीक है, अब अगर एंटी क्वार्क्स जो है वो बचे होंगे तो उससे फिर हमारे पास एंटी मैटर भी बना होगा, क्योंकि इससे एंटी एटम्स और एंटी प्रोटॉन्स और एंटी एटम्स और इससे एंटी मैटर भी बना होगा और इससे एंटी प्लैनेट्स और एंटी स्टार्स बने होंगे और एंटी गैलेक्सीज भी बने होंगे और इससे एंटी स्टार्स भी बना होगा, यानी हमारे बिल्कुल यूनिवर्स के पैरेलल एक एंटी यूनिवर्स भी होगा। ठीक है, अब अगर हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक एंटी यूनिवर्स है तो उसमें कोई एंटी अर्थ भी होगा। ठीक है, ये अर्थ जो है बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह होगा। ठीक है, यानी उसकी सारी खासियत अर्थ की तरह होगी। वहाँ पे ग्रेविटी और वहाँ पे जो फिजिक्स के लॉज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसके ऊपर लाइफ भी बिल्कुल सेम होगी, यानी हमारी तरह के इंसान होंगे। लेकिन वहाँ के इंसानों से मिलना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो इंसान एंटी मैटर के बने होंगे। उससे हमें मिलेंगे तो धमाका होगा और हम जो है वो एक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज उस एंटी अर्थ की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अर्थ की प्रॉपर्टीज की तरह कैसी होगी, यानी उस एंटी अर्थ की सारी खासियत अर्थ की तरह क्यों होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के एंड में। ठीक है, अब हमारे जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से तो हमें ये पता चला कि जो स्पेस है यानी कायनात में एंटी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम एंटी मैटर को कैसे बना सकते हैं? तो एंटी मैटर्स को फिर साइंटिस्ट लोगों ने लेबॉरेटरी में बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले 1955 में एंटी प्रोटॉन्स को प्रोड्यूस किया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। एंटी प्रोटॉन को कैसे प्रोड्यूस किया कि हाई वेलोसिटी के प्रोटॉन्स को उसने कॉपर टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया, जिससे बहुत सारे एंटी पार्टिकल्स बन गए थे और उसमें एंटी प्रोटॉन भी बन गया था। और फिर 1959 में एंटी प्रोटॉन बनाने पे नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। अब अगर हमारे पास प्रोटॉन एंटी और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन एटम बनता है, तो इस तरह अगर हमारे पास पॉजिट्रॉन है और एंटी प्रोटॉन को हम मिलाएंगे तो इससे हमारे पास एंटी हाइड्रोजन भी बनेगा। तो उसके बाद लेबॉरेटरी में एंटी हाइड्रोजन को बनाना शुरू कर दिया था और इसको हम अल्फा एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें हम एंटी एटम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और चूँकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है तो सबसे पहले एंटी हाइड्रोजन को
बनाया गया। और 1995 में सन में सबसे पहले एंटी हाइड्रोजन को जो है वो बनाया गया। एंटी हाइड्रोजन में हम एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं तो इससे एंटी हाइड्रोजन बनता है। अब इनको हम दो तरीकों से बना सकते हैं, दो स्टेप्स में बना सकते हैं एंटी हाइड्रोजन को, कि पहले हम पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को बनाएंगे और दूसरे स्टेप में हम पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन को मिलाएंगे जिससे आपके पास एंटी हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। अब ये एक स्पेशल डिवाइस में अब पॉजिट्रॉन को हम कैसे बना सकते हैं? पॉजिट्रॉन को हम रेडियोएक्टिव साल्ट से बना सकते हैं क्योंकि उससे खुद बहुत पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं, या फिर हम पेयर प्रोडक्शन में भी पॉजिट्रॉन पैदा होते हैं, उससे हम पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा जो है, एंटी प्रोटॉन्स को हम इस तरह बनाते हैं कि प्रोटॉन्स को किसी मेटल के ऊपर बम्बार्ड करते हैं जिससे हमारे पास एंटी प्रोटॉन होते हैं। फिर एक डिवाइस में इनको ट्रेप करते हैं और फिर इनको मिलाते हैं और इससे फिर हमारे पास जो है वो एंटी हाइड्रोजन बनता है। लेकिन एंटी हाइड्रोजन जो है वो वो जिस बर्तन में हम रखेंगे, जिस डिवाइस में हम इसको ट्रेप करेंगे, तो वो तो मेटल का बना होगा। तो कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद ये एंटी हाइड्रोजन जो है वो उस मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके साथ मिलता है और वो फिर ख़त्म होता है, निलेट होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से वैक्यूम में हम इन एंटी मैटर को, इन एंटी एटम्स को हम जो है वो ट्रेप करते हैं। तो तकरीबन हम 300 जो है वो सन में हम 300 एंटी हाइड्रोजन एटम बना चुके हैं और इसको 60 मिनट्स के लिए हम ट्रेप कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर मैटर उस बर्तन के साथ जिसमें हम ट्रेप करते हैं उसके साथ ही निलेट करते हैं। तो चूँकि हम इसको इस 16 मिनट्स तक हम इसको ट्रेप कर चुके हैं, तो फिर फिजिसिस्ट जो है ये टाइम काफ़ी है फिजिसिस्ट को मेजरमेंट करने के लिए, यानी इस एंटी एटम्स को, एंटी हाइड्रोजन को स्टडी करने के लिए। बहुत सारे ग्रुप्स जो है इसके ऊपर इस एंटी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं और इन साइंटिस्ट ने ये देखा कि इस एंटी हाइड्रोजन का वही साइज है जो हाइड्रोजन का है, उसका वेट भी वही है यानी मास भी वही है और उसका स्पेक्ट्रम भी वही है जो हाइड्रोजन का है। इसलिए अगर हमारे पास कोई एंटी यूनिवर्स है या एंटी अर्थ है, तो इसको, उससे जो लाइट आएगी, उसके लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह होगा जो यूनिवर्स का स्पेक्ट्रम है, यानी जो स्टार्स का स्पेक्ट्रम है, तो एंटी स्टार्स का भी वही स्पेक्ट्रम होगा। तो इसलिए हम उस स्टार से या एंटी स्टार से जो लाइट आएगी वो सेम होगी, तो इसलिए हम एंटी स्टार्स को, एंटी यूनिवर्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वजह थी कि हम एंटी यूनिवर्स को, हमारे लिए इनविजिबल होता है, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक ग्रुप जो है वो इस एंटी एटम के लिए जो ग्रेविटी है उसको भी मेजर कर रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं कि एंटी एटम के लिए, एंटी हाइड्रोजन के लिए भी ग्रेविटी वही है जो हाइड्रोजन एटम के लिए है। और ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या देखा कि क्या एंटी हाइड्रोजन के लिए भी वही ग्रेविटी है जो हाइड्रोजन एटम के लिए है, यानी जी की वैल्यू उनके लिए भी 9.8 है। तो ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है और ये आप लोग को नेक्स्ट वीक तक जो है ना, इन एक हफ्ते बाद जो है ना आप इसको सबमिट कर सकते हैं। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको आप सबमिट करेंगे। अब एंटी मैटर को हम स्टोर कैसे करते हैं? जिस तरह मैंने बताया कि एंटी पार्टिकल जो है वो जब कंटेनर के वाल के साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो कंटेनर के वाल पार्टिकल से बने हुए हैं, तो ये इनके साथ जब मिलेंगे तो निलेट होंगे और इससे गामा रेडिएशंस जो है वो पैदा पैदा होगी। ठीक है। अब इस एंटी मैटर को फिर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? एंटी मैटर को हम एंटी मैटर अगर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल है, तो इसको हम वैक्यूम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम वैक्यूम में क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि अगर ईयर होगा तो फिर ये एंटी पार्टिकल्स जो है वो ईयर के पार्टिकल के साथ भी इनिलेट कर जाएंगे और रेडिएशन जो है इन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसको वैक्यूम में रखेंगे। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम सस्पेंड करेंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रेप कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं वैक्यूम में। तो ये फिर मैटर के साथ फिर इंटरेक्ट नहीं करेगा।
लेकिन हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं। तो फिर इसको हम वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड में कैसे ट्रैप करते हैं? इसमें हम सबसे पहले डायपोल मोमेंट इंड्यूस करते हैं, फिर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए वैक्यूम में ट्रैप कर सकते हैं। अब अगर हम एंटी हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो हमारे पास यानी अगर हम एंटी एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन अगर हम लेबॉर्ट्री में बनाए हैं और हम एंटी प्रोटॉन्स भी बनाएं और एंटी न्यूट्रॉन्स भी बनाएं, तो हम एंटी एटम्स बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म से, और उससे हम एंटी ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो अगर हम एंटी ऑक्सीजन हमने बना लिया, तो हाइड्रोजन के साथ मिला के हम एंटी वाटर भी बना सकते हैं, और इस एंटी वाटर को कूल करते तो उससे एंटी आइस बनता, और एंटी आइस अगर हम बना सकते तो क्या मज़ेदार आइसक्रीम भी हम उससे बना सकते हैं। अ, अब एंटी मैटर जो है उससे हम क्या फ़ायदे ले सकते हैं? तो एंटी मैटर को हम एज़ ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि मैटर जब एंटी मैटर के साथ मिलता है तो ये फ़ौरन एनिहिलेट होता है और इससे बहुत सारी एनर्जी जो है वो पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम एंटी मैटर जब 1 ग्राम मैटर के साथ मिलता है तो 2 mc² यानी इतनी एनर्जी जो है वो पैदा होती है। 1.8 × 10⁻14 जूल। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्शन में भी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में भी इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है पर यूनिट मास जो है वो पैदा नहीं होती। यानी हमारे बड़े पावर स्टेशन भी कई दिनों में इतनी एनर्जी जो है वो पैदा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, यानी 1 ग्राम यानी पर यूनिट मास एंटी मैटर से जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। इतनी पर यूनिट मास जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी पैदा नहीं होती, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में। तो इस तरह कि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, तो इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा एंटी मैटर जो है वो बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है? लेकिन अगर फ्यूचर में हम बहुत सारा हमने एंटी मैटर को बना लिया, तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और ये तकरीबन 1 ग्राम जो है एनर्जी से हम हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो सारी उम्र के लिए चला सकते हैं। यानी हम 1 ग्राम जो है 1 ग्राम एंटी मैटर से हम हज़ारों गाड़ियाँ चलाने के लिए जो है वो काफ़ी होता है। एक आम तैयारा जो अपने सफ़र में कई टन फ्यूल खर्च करता है, अगर 1 ग्राम एंटी मैटर से वो तैयारे की तमाम परवाज़ों के लिए ये 1 ग्राम एंटी मैटर फ्यूल जो है वो काफ़ी होता है। तो अगर हम कोई ऐसा इंजन बना सके जो पेट्रोल की बजाय या पेट्रोल या डीज़ल की बजाय एंटी मैटर को बतौर फ्यूल इस्तेमाल कर सके, तो फिर इससे हमारी जो एनर्जी के सारे क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। यानी जो मैंने बताया कि 1 ग्राम जो है 1000 गाड़ियाँ जो है वो चलाने के लिए काफ़ी होता है। और इस तरह एक आम तैयारा एक सफ़र में जो कई टन फ्यूल खर्च करता है, 1 ग्राम एंटी मैटर जो है वो उस तैयारे के तमाम परवाज़ों के लिए काफ़ी होता है, ठीक है? अगर और इस तरह अगर हम फो फोर अगर 4 और इस तरह 4 किलोग्राम एंटी मैटर जो है, उससे हम पाकिस्तान की सारी एनर्जी की ज़रूरतें जो है वो पूरी कर सकते हैं। यानी जो ज़राअत है या इंडस्ट्रीज़ है या तालीमी इदारे हैं या ऑफ़िसेज़ हैं या शाहराहें हैं, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो पूरे साल यानी साल भर के लिए पूरे मुल्क के लिए हम 4 किलोग्राम जो है वो एंटी मैटर से वो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो इसको ना कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंटी मैटर से कितनी एनर्जी जो है वो खारिज होती है। इसका मतलब कि एंटी मैटर से बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है, और चूँकि ये बहुत सारी एनर्जी खारिज होती है तो फिर इसको हम स्पेसशिप में भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये स्पेसशिप में हम हमारे गैलेक्सीज़ में हम कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एंटी मैटर से इतनी ज़्यादा एक फ्यूल जो है वो बनेगा कि उससे हम अपनी गैलेक्सीज़ के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह मेडिकल में भी एंटी मैटर के बहुत सारे यूजेस हैं। पॉजिट्रॉन जो एंटी पार्टिकल है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में पेनेट्रेट कर सकता है, हमारी बॉडी को स्कैन कर सकता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो हमें क्लियर नज़र आते हैं, और फिर हम देखते हैं और फिर डॉक्टर जो है उससे उससे उस इंसान के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस करते हैं, और इसको हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहते हैं, इन्हीं शॉर्टकट में पीईटी पैट बोलते हैं। तो इस तरह के एंटी मैटर को हम मेडिकल यूजेस भी कर सकते हैं।
लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी इसको हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक ईयर में हम कुछ नैनोग्राम ही एंटी मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना और इसको ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। यानी इसको स्टोर करना, एंटी मैटर को स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर हमने एंटी मैटर बना लिया, यानी इसको बनाना तो आसान है, लेकिन इसको स्टोर करना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एंटी मैटर अगर आप कहीं पे स्टोर करेंगे किसी बर्तन में, तो वो बर्तन मेटल का बना होगा और जब एंटी मैटर इसके साथ मिलेगा तो एनिलेट होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए हमें 62.5 ट्रिलियन जो है वो डॉलर खर्च करना पड़ता है। यानी ये ज़मीन के ऊपर सबसे महंगी चीज़ जो है वो एंटी मैटर है। हम ज़मीन के ऊपर तो महंगी चीज़ जो है वो सोने को यानी गोल्ड को समझते हैं, और उससे ज़्यादा महंगी चीज़ जो है वो डायमंड को समझते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महंगी चीज़ जो है वो एंटी मैटर है। यानी एंटी मैटर जो है बहुत महंगी बनती है। तो इसका मतलब है कि जब ये बहुत महंगी बनती है तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो ये इकोनॉमिकल नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इसलिए अब इसको हम आजकल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन शायद फ्यूचर में हमें कहीं पे यूनिवर्स में या स्पेस में कहीं पे हमें अगर एंटी मैटर जो है वो नेचुरली मिल गया तो इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। तो इस लेक्चर से कंक्लूजन जो है वो हमने क्या हासिल किया, चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या हमने ये देखा कि एंटी मैटर की वही प्रॉपर्टीज़ है, यानी वही मास होता है, वही साइज होता है और वही स्पेक्ट्रम होता है जो एंटी मैटर का है, एंटी पार्टिकल का है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट जो है एक एक प्रॉपर्टी के, और वो इलेक्ट्रिक चार्ज के, यानी यानी मैटर के ऊपर जो चार्ज होता है एंटी मैटर के ऊपर इसके अपोजिट चार्ज होता है। लेकिन अभी कुछ साइंटिस्टों ने 1964 में, पहले तो ये समझा जाता था कि मैटर और एंटी मैटर, ठीक है, दोनों फिजिक्स के यकसां, यानी फिजिक्स की यकसां लॉज को ओबे करते हैं। लेकिन 1964 में ये देखा गया कि मैटर और एंटी मैटर में एक मामूली सा फ़र्क है, जिसके ऊपर आजकल भी बहुत सारी रिसर्च जो है वो जारी है कि मैटर और एंटी मैटर में कौन सा फ़र्क है। और हमने इस लेक्चर में ये देखा कि मैटर जब एंटी मैटर के साथ मिलता है तो वो फ़ौरन एनिलेट होता है, बहुत सारी एनर्जी यूज़ पैदा होती है, जिसको हम एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अम, तो इससे बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो बनेगी, क्योंकि इसका हम एंटी मैटर को आजकल बनाना और इसको ट्रेप करना तो मुश्किल है। यानी सन में हम सन में हम एंटी मैटर बनाना तो आसान है, और सन लेबॉर्ट्री में हम आजकल हर किस्म का एंटी पार्टिकल जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एंटी मैटर को जो है वो आजकल जो है वो यूज़ करना एज ए फ्यूल या अदर टेक्नोलॉजी में वो मुश्किल है, लेकिन फ्यूचर में हम इसको एज ए फ्यूल जो है हम शायद इसको यूज़ कर सकें। तो ये है आज का लेक्चर।